CH11 बेशक डॉल, वो तुमसे obsessed है। बेंगलुरु इंडिया। अगला दिन तारा इस वक्त अपने कॉलेज में थी। उसका एक क्लास टेस्ट चल रहा था और उसका सारा ध्यान अपने पेपर पर था। 1 घंटे बाद उसका टेस्ट पूरा हो चुका था और वो तुरंत क्लास से निकलकर कैंटीन की तरफ चली गई। तारा जैसे ही कैंटीन में पहुंची उसका फोन बजा, उसने तुरंत कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से दक्ष बोला, हेलो डॉल, कहाँ पर हो तुम? तारा जल्दी से बोली, मैं कॉलेज में। क्या हुआ, तुम इतनी अजीब तरीके से क्यों बोल रहे हो? दक्ष कुछ पल रुककर बोला, जो इंसान तुम्हें मैसेज करता है अननोन नंबर से, उसके बारे में एक अपडेट मिली है। घर आओगी मेरे? तारा जल्दी से बोली, मैं अभी आती हूँ। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। तारा तुरंत कैंटीन से निकली और जाते हुए वो एक लड़की से टकरा गई। वो लड़की उसे देखकर बोली, दिखता नहीं है क्या? तारा जल्दी से बोली, सॉरी, जस्ट सॉरी। इतना बोलकर वो सीधे अपनी स्कूटी की तरफ गई। उसने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और वो दक्ष के घर की तरफ निकल गई। करीब 1 घंटे बाद तारा ने अपनी स्कूटी दक्ष के घर के बाहर रोकी। वो जैसे ही अंदर जाने लगी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसी अननोन नंबर से मैसेज आया था जिसमें लिखा था कि कोई मुझे पकड़ ले, इतना दिमाग किसी में है नहीं, विश्वास मत करना, क्या पता तुम खुद विश्वास के लायक ना बचो। तारा धीरे से बोली, व्हाट द हेल, तुम जो कोई भी हो अब सामने आकर रहोगे। दक्ष ने कुछ बोला तो पक्का उसे कुछ पता चला होगा। बोलकर तुरंत अंदर चली गई। अंदर आते तारा ने एक गहरी सांस ली। चाहे जो भी हो उसे दक्ष कितना ही अच्छा लगे, लेकिन दक्ष का घर उसे बहुत क्रीपी लगता था। तारा दक्ष को ढूंढ रही थी और वो ढूंढते ढूंढते एक कॉरिडोर में आ गई थी। वो पूरा कॉरिडोर खाली था, एक हल्की सी आवाज तक नहीं थी। वो धीरे से बोली, दक्ष कहाँ पर है? मुझे तो उसका बेडरूम नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, मैं तो सिर्फ गेस्ट रूम तक ही जाती हूँ। बोलते हुए चले जा रही थी। थोड़ा आगे बढ़ते ही तारा का पैर अचानक से फिसला। वो गिरने को हुई कि पीछे से दक्ष ने उसे संभाल लिया। वो उसके कान के पास अपने होंठ टिका कर बोला, संभल कर डॉल, ऐसे ही किसी के घर में आकर बिना पूछे कहीं नहीं जाना चाहिए, गलत जगह पहुंच जाओगी। तारा जल्दी से बोली, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, मुझे नहीं पता था तुम कहाँ मिलोगे इसलिए, और यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा, सॉरी। बोलते हुए उसने तुरंत मुड़कर दक्ष को देखा। दक्ष उसका हाथ पकड़कर बोला, रिलैक्स डॉल, जस्ट रिलैक्स, कुछ भी नहीं करने वालों में तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट कर ली मैंने, मेरे स्टडी रूम में चलो, वहां बात करेंगे। बोलते हुए उसने तारा की उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरविन कर ली और फिर उसे सीधे अपनी स्टडी रूम की तरफ ले गया। स्टडी रूम में पहुंचती तारा चारों तरफ देखने लगी। एक तरफ स्टडी रूम थी और दूसरा पूरा क्षेत्र लाइब्रेरी बना हुआ था। वहां पर बहुत सारी बुक थी और तारा की नज़र सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल बुक्स को देख रही थी। वहां पर उसे साइकोलॉजिकल किताबें बड़ी नजर आ रही थी। वो एकदम से मुस्कुराकर बोली, दक्ष तुम्हें साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है? दक्ष एक नज़र उसे देखकर बोला, जितना तुम सोचो उससे भी कहीं ज्यादा। तारा तुरंत उसकी तरफ मुड़कर बोली, सच में तुम्हें पता है मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ, मुझे खुद बहुत इंटरेस्ट है। दक्ष कुछ पल उसके मुस्कुराते चेहरे को देखता रहा और खुद मुस्कुरा कर बोला, उस अननोन इंसान के बारे में बात कर ले। उसका जिक्र होते ही तारा की मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई। वो धीरे से बोली, कौन है वो? दक्ष अपनी चेयर पर बैठकर बोला, अब ये तो नहीं पता कि वो कौन है डॉल, लेकिन वो जो भी है तुमसे ऑब्सेस है। तारा धीरे से बोली, क्या? दक्ष ने उसे बैठने का इशारा किया। तारा चुपचाप उसके सामने चेयर पर बैठ गई। दक्ष उसे अपनी अजीब सी नजरों से देखते हुए बोला, बेशक डॉल, वो तुमसे ऑब्सेस्ड है, वो तुम्हें स्टॉक कर रहा है, उसकी हर नज़र तुम पर है, शायद तुम्हारे कमरे में भी हो, तुम पर नज़र रखते हैं, शायद वो तुम तक पहुंच सकता है, शायद वो तुम्हें हर रोज देखता है। उसकी बातें सुनते हुए तारा के शरीर के रोंगटे खड़े हो चुके थे। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन उसके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। वो बस अपने स्टॉकर के बारे में सोच रही थी जिसे वो जानती तक नहीं थी या फिर शायद जानकर भी नहीं जान सकती थी। तारा एकदम से खड़ी होकर बोली, मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी। दक्ष, मैं और कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं जैसे यहाँ पर पहुंची थी उसका मैसेज आया था। उसे पता है कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, उसे पता है कि तुम्हें पता चल चुका है। दक्ष, वो तुम्हें कुछ कर देगा तो? दक्ष खड़ा होकर बोला, डोंट वरी डॉल, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, मैं मैनेज कर लूंगा। तारा तुरंत उसके पास आकर बोली, क्या तुम मैनेज करोगे? लेकिन नहीं होता है, अगर वो इतना खतरनाक है, वो मुझे स्टॉप कर रहे तो तुम? वो बोल रही थी कि तभी दक्ष ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और तुरंत उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। उसके ऐसा करते तारा एकदम से सुन्न पड़ चुकी थी।
वो चुपचाप दक्ष की आंखों में देख रही थी, जो खुद उसे देख रहा था। वो उसे किस नहीं कर रहा था। तारा का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो बिल्कुल उसी पोजीशन में खड़ी थी, जिस पोजीशन में दक्ष ने उसे पकड़ा हुआ था। इधर दक्ष के दिमाग में एक साथ कई चीजें चलने लगी थी। वो तुरंत तारा से अलग होकर बोला, डॉल इट जस्ट। तारा धीरे से बोली, तुम तुम मुझे चुप होने के लिए बोल सकते थे। दक्ष गहरी सांस लेकर बोला, पर तुम चुप हो नहीं रही थी, तुम मेरी बात नहीं सुन रही थी। ओके। तारा इधर उधर देखते हुए बोली, आई थिंक मुझे जाना चाहिए। तुम्हें अगर और कुछ पता चले तो प्लीज मुझे बता देना। अभी मुझे जाना पड़ेगा। बोलकर उसने अपने बैग उठाया और वो तुरंत भागते हुए वहां से निकल गई। उसके जाते दक्ष अपनी चेयर पर बैठा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में एक बार फिर से थोड़ी देर पहले का नजारा घूम गया। वो कुछ पल रुक कर बोला, नो दिस इज समथिंग डिफरेंट लस्ट। रात का वक्त। तारा बेड पर लेटी हुई थी और वो अपनी और दक्ष की उस अनचाही सो कॉल्ड किस के बारे में सोच रही थी। वो एक बार अपने होठों को छूकर बोली, मुझे बटरफ्लाई क्यों फील हो रही है। बोलते हुए उसने अपने पेट पर हाथ रख लिया। तारा करवट बदलते हुए बोली, पर अच्छा लग रहा है। पता नहीं उसने चुप कराने के लिए किया, उसे कुछ फील हुआ या नहीं। आई जस्ट होप कि उसे कुछ तो फील हुआ हो। कहाँ वो ये सोच रही थी कि दक्ष को कुछ फील हो, पर अगर उसे दक्ष के इरादों के बारे में पता चले तो बस उसके दिल से एक ही दुआ निकले कि उसे दक्ष ने कभी देखा ही ना हो। पर अभी क्या जाने वो कि उसकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आने वाला था, जो उसकी जिंदगी के मायने उसके लिए बदल कर रख देने वाला था। धीरे धीरे तारों को पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। तारा नींद में ही थी कि उसे ऐसा फील हुआ कि कोई उसे छू रहा था। उसे महसूस हो रहा था किसी का हाथ उसके चेहरे से होते हुए नीचे जा रहा था। वो अपना शरीर हिला नहीं पा रही थी, लेकिन उसे सब महसूस हो रहा था। उसे अपने पूरे शरीर पर किसी की छुअन महसूस होती रही और पता नहीं कब वो छुअन का एहसास गायब हो गया। अगली सुबह तारा ने करवट बदलते हुए अपनी आंखें खोली और वो धीरे से बोली, गुड मॉर्निंग तारा खन्ना। बोलते हुए वो सीधे उठकर बैठी। तारा की नज़र सीधे अपनी खिड़की की तरफ चली गई जो कि खुली हुई थी। वो कंफ्यूजन से बोली, एक मिनट, ये विंडो तो मैं हमेशा बंद रखती हूँ सोते टाइम। ये खुली हुई कैसे है? नीचे से कोई भी ऊपर आ सकता है। इतना ओपन विंडो है ये, मैं भूल कैसे गई। बोलकर वो तुरंत उठी और उठकर उसने सीधे वो खिड़की बंद कर दी। तारा खुद से बोली, इतना अजीब क्यों फील हो रहा है मुझे। बोलते हुए उसने अपने कदम ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ा दी। कुछ ही पल में वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। तारा ने खुद को गौर से नोटिस किया। ज्यादा कुछ चेंज नहीं था। बाल बिखरे हुए थे, आंखों में हल्की फुल्की नींद थी और कपड़े वही थे जो उसने पहने थे। वो गहरी सांस लेकर बोली, सब तो नॉर्मल है, मेरा दिमाग खराब है। बोलकर वो वॉशरूम जाने के लिए मुड़ गई। अचानक तारा एकदम से रुकी और उसने वापस से मुड़कर ड्रेसिंग टेबल के मिरर में खुद को देखा। उसकी नज़र सीधे अपने कंधे से थोड़ा ऊपर की तरफ गई जहां पर एक निशान था। तारा हैरानी से बोली, ये क्या है? बोलकर वो गौर से उस निशान को देखने लगी, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तारा ने एक बार वापस फिर से अपने कमरे की विंडो की तरफ देखा। वो धीरे से बोली, कोई आया था यहाँ पे? बोलते हुए उसके दिमाग में एकदम से दक्ष की बात घूम गई। जब उसने बोला था कि उसकी नज़र यानी उस अननोन इंसान की नज़र हर वक्त उस पर है, वो उसे स्टॉक कर रहा है, तो फिर वो उसके कमरे तक पहुंच सकता है। ये सब सोचते हुए तारा के माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें आ चुकी थी। डर के मारे उसकी हालत खराब होने लगी थी। ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे किसी को बताना पड़ेगा, मुझे घर पर बताना पड़ेगा, बात बहुत सीरियस हो चुकी है। बोलकर वो तुरंत बेडरूम से निकलने लगी। ठीक उसी वक्त उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया। तारा की दिल की धड़कनें बुरी तरह शोर करने लगी थी। न चाहते हुए भी उसके कदम उसके फोन की तरफ बढ़ गए। फोन के पास पहुंचकर तारा ने अपना फोन उठाया। उसे अननोन नंबर से कुछ फोटोज आई हुई थी और साथ में एक मैसेज था। वो तारा के बेडरूम की फोटो थी और कल रात की थी, जब तारा आराम से बेड पर सो रही थी और जिस तरीके से फोटो ली गई थी, इसका मतलब कोई इंसान उसके सामने उसके बेड पर था। ये देखते ही तारा की आंखें नम हो गई। तभी उसने मैसेज पढ़ा जिसमें लिखा था कि अभी भी शक है तो जाकर किसी को बताने की गलती करो, तो सिर्फ तुम्हारे बेडरूम तक ही क्यों, तुम्हारे घर वालों के बेडरूम में जाकर उनके साथ खत्म ना कर दूं मैं। ये पढ़ते ही उसके हाथ से फोन छूटकर बेड पर गिर गया। तारा ने कुछ सोचते हुए तुरंत दक्ष को कॉल लगा दिया। कॉल पिक होती वो बोली, आई नीड यू प्लीज, आई रियली नीड यू। बोलते हुए वो अब धीरे धीरे रोने लगी थी।
दूसरी तरफ से दक्ष बोला, व्हाट हैपन डॉल, इज एवरीथिंग ओके, तुम रो क्यों रही हो? तारा वैसे ही रोते हुए बोली, दक्ष इंसान जो भी है वो मेरे बेडरूम तक आया। कल उसने मेरे साथ कुछ किया है, प्लीज जल्दी आ जाओ प्लीज। दक्ष कुछ पल रुक कर बोला, आई एम कमिंग। इसी के साथ कॉल कट हो गया। तारा वही बेड से नीचे जमीन पर बैठ गई और वो खुद में सिमटी हुई थी। नीचे सभी लोग अपने काम में बिजी थे, तो किसी को कुछ नहीं पता था। करीब 15 मिनट बाद घर का दरवाजा खुला और दक्ष तुरंत अंदर चला आया। नीलेश उसे देखकर बोले, दक्ष बेटा तुम यहाँ पर। दक्ष एक नज़र उन्हें देखकर बोला, मिस्टर खन्ना आपकी बेटी को मेरी जरूरत है। इतना बोलकर दक्ष सीधे ऊपर तारा के बेडरूम की तरफ चला गया। इन सारी चीजों में किसी ने ये ध्यान नहीं दिया था कि आखिर उसे तारा के बेडरूम के बारे में पता कैसे था। दक्ष ने जैसे बेडरूम का दरवाजा खोला, उसकी नज़र तारा की तरफ चली गई जो उसे देख रही थी। उसका पूरा चेहरा रोने की वजह से लाल हो चुका था, आंखों में अभी भी आंसू थे। दक्ष सीधे उसके पास वही नीचे बैठकर बोला, डॉल व्हाट हैपन, मैं हूं तुम्हारे साथ होके, टेल मी क्या हुआ तुम्हें? तारा ने रोते हुए तुरंत उसे हक कर लिया। वो कुछ भी बोल नहीं रही थी। अब तक वहां पर बाकी सब लोग भी आ चुके थे। शालिनी हैरानी से बोली, तारा। बोलते हुए उसने अपने कदम तारा की तरफ बढ़ाए। तभी दक्ष ने उन्हें हाथ दिखाकर रोक दिया। वो मन में बोला, स्टॉप इट डॉल, रोना बंद करो वरना मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। तुम्हें रुलाना था लेकिन इस वक्त इतना नहीं रुलाना, तुम्हें रोने की वजह बाद में मिलेगी। इधर तारा की हालत खराब होने लगी थी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, वो इतना ज्यादा रो रही थी। तभी दक्ष उसे खुद से अलग करके बोला, डॉल टेल मी व्हाट हैपेंड। तारा रोते हुए बोली, यहाँ पर आया था, मेरे कमरे में उसने मुझे। इतना बोलकर वो रुक गई और फिर से रोने लगी। दक्ष चुपचाप बस उसे रोते हुए देख रहा था। CH-12 शादी, बेंगलुरु, इंडिया। सुबह का वक्त, खन्ना हाउस। तारा इस वक्त दक्ष की गोद में आराम से सो रही थी। दक्ष बेड पर बैठा हुआ था और तारा उसकी गोद में बैठी हुई उसके कंधे पर कर रखे रोते रोते सो चुकी थी। बाकी सभी लोग वहां पर थे। किसी ने भी कोई सवाल नहीं किया था क्योंकि इस वक्त तारा को संभालना सबसे ज्यादा जरूरी था। नीलेश धीरे से बोला, क्या हुआ है शालिनी, क्या हुआ मेरी बेटी को? शालिनी उन्हें देखकर बोली, पता नहीं नीलेश, रात को अच्छे से खाना खाकर सोई थी, मुझे कुछ नहीं पता कि उसे क्या हुआ। दक्ष कुछ पल रुक कर बोला, कोई है जो तारा को परेशान कर रहा है। नीलेश जल्दी से बोले, कौन कौन परेशान कर रहा मेरी बेटी को? दक्ष गहरी सांस लेकर बोला, आप लोग बाहर चलिए, मैं एक बार इसे अच्छे से सुला कर आता हूँ। शालिनी जल्दी से बोली, ठीक है नीलेश चलिए। नीलेश, शालिनी और नक्ष, वो तीनों के तीनों बाहर चले गए। उनके जाते ही दक्ष ने एक गहरी सांस ली और खुद से बोला, ये अच्छे बनने का नाटक करना इतना बकवास है। बस एक आखिरी स्टेप, उसके बाद इस नाटक की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। डॉल क्या क्या करवा रही हो ना तुम मुझसे? कोई बात नहीं, सबका हिसाब मैं तुमसे खुद लेकर रहूंगा। बोलते हुए उसने तारा को आराम से बेड पर लेटा दिया और उसे ब्लैंकेट से ढक दिया। इस वक्त रोने की वजह से तारा का पूरा चेहरा लाल पड़ा था। वो उसके होठों पर हल्के से किस करके बोला, कुछ वक्त का इंतजार और तुम्हारी आंखों से आंसू निकलेंगे, पर किसी और वजह से। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराया और बेड से उठकर बाहर चला आया। दक्ष जैसे ही नीचे पहुंचा, नीलेश उसे देखकर बोले, क्या हुआ है अब बताओ। दक्ष उन्हें देखकर बोला, मिस्टर खन्ना, कोई इंसान है जो आपकी बेटी को स्टॉप कर रहा है। डॉल, आई मीन तारा, उसने मुझे कुछ दिन पहले ही बताया था। मैंने पता लगाने की कोशिश की, ज्यादा कुछ नहीं पता चला, लेकिन लगता है कि वो इंसान कल रात को तारा के बेडरूम में आया था। उसने तारा के साथ कुछ करने की कोशिश की। ये सुनते ही शालिनी 2 कदम लड़खड़ा गई, पर नक्ष ने उसे संभाल लिया। नीलेश धीरे से बोले, नहीं मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। कौन है ये, क्या चाहिए उसे मेरी बेटी से? दक्ष कुछ पल रुककर बोला, हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ तारा चाहिए। ये सुनते ही तीनों के तीनों उसे देखने लगे। दक्ष गहरी सांस लेकर बोला, वो तारा को स्टॉप कर रहा है, उसे परेशान कर रहा है, जिस हिसाब से उसे मैसेज कर रहा है, इसका मतलब है कि उसे तारा में इंटरेस्ट है, तो ऐसा कर रहा है। अब अगर तारा के पास सिक्योरिटी होगी तो ऐसा कुछ होगा नहीं। नक्ष जल्दी से बोला, तो हम पुलिस को बता सकते हैं ना? दक्ष धीरे से बोला, अच्छा आइडिया, पुलिस को बताना चाहिए। नीलेश नक्ष को देखकर बोले, जल्दी से पुलिस स्टेशन के लिए गाड़ी निकालो, हम अभी के अभी जाकर कंप्लेंट करेंगे। शालिनी, तारा का ध्यान रखना। दक्ष बेटा, जब तक हम वापस नहीं आए तब तक क्या आप यहाँ पर रुक सकते हैं?
दक्ष हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, जरूर मिस्टर खन्ना, आप जाए। इसके बाद नक्ष और नीलेश वहां से सीधे पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए। अब घर पर शालिनी, दक्ष और तारा ही बचे थे। तारा जो कि ऊपर थकी हारी सो रही थी और उधर दक्ष, वो पूरे घर का इंस्पेक्शन कर रहा था। शालिनी तारा को देखने के लिए उसके बेडरूम में गई थी। दक्ष चारों तरफ देखते हुए बोला, व्हाट द हेल डॉल, कहाँ रहती हो तुम? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए एक परफेक्ट बेडरूम होना चाहिए जहाँ पर तुम्हें खुद से कुछ ना करना पड़े, तुम्हारी जरूरत की हर चीज हो। जब मेरा दिमाग खराब हो तब मैं तुम्हें अपने रेड रूम में लेकर जाऊं। उसकी नजरें एकदम से उस फोटो पर गई जिसमें तारा 10 साल की थी। वो एक सामने देखने की पिक्चर थी, पिकनिक की फोटो थी जो तारा की फेवरेट थी, इसलिए यहाँ पर लगी हुई थी। दक्ष उसे फोटो के पास गया और तारा को देखकर बोला, तुम बचपन से ही कैसी हो, इनोसेंट, क्यूट। अच्छी बात है, बिल्कुल वैसी हो जैसे दक्ष मल्होत्रा की जरूरत है। बोलकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसे फोटो फ्रेम पर तारा को छूते ही दक्ष की आंखों में कुछ अजीब से एहसास होता रहे थे, जो एहसास कम, पागलपन ज्यादा थे। एक ऑब्सेशन था किसी इंसान को कैद करने का, उसकी सोच से लेकर के उसकी सांस तक अपने काबू में रखने का, उसके दिमाग पर अपना पहरा इस कदर डालने का कि वो दिमाग से काम करना भूल जाए। इधर धीरे धीरे तारा की नींद खुली। वो तुरंत चिल्ला कर बोली, नहीं प्लीज हेल्प मी। तभी शालिनी उसका हाथ पकड़ कर बोली, बेटा मामा है यहाँ पर, शांत, बिल्कुल शांत। तारा शालिनी को देखकर बोली, मम्मा। बोलकर उसने शालिनी का हाथ कसकर पकड़ लिया। शालिनी तारा के गाल पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ है? कौन परेशान कर रहा है? तारा धीरे से बोली, मुझे नहीं पता। वो कौन है मम्मा? वो मुझे स्टॉप कर रहा है। कल वो आया था यहाँ पर, आपको पता है उसने मेरे साथ क्या किया? बोलते हुए उसने अपनी गर्दन की तरफ इशारा किया। शालिनी ने जैसे ही उस लाल निशान को देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि शालिनी को समझ में आ रहा था वो निशान कैसे थे। वो तारा को देखकर बोली, तुम्हें याद है कुछ? तारा लाचारी से बोली, कुछ याद नहीं है, नींद में पता नहीं कैसी नींद थी। नींद चाहकर भी नहीं खुली, मुझे लगा कि कोई मुझे छू रहा है, मुझे नहीं समझ में आया मैं। शालिनी बीच में बोली, शांत, बिल्कुल शांत, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ओके बेटा, नीलेश और नक्ष गए हैं पुलिस कंप्लेंट के लिए, वो जो भी है ना पकड़ा जाएगा, ठीक है? तारा कुछ पल रुककर बोली, दक्ष वो कहाँ पर है? मैंने उन्हें यहाँ पर बुलाया था। शालिनी गहरी सांस लेकर बोली, नीचे है, तुम भी नीचे आओ। इसके बाद शालिनी तारा को लेकर सीधे नीचे चली आई। नीचे आकर तारा शालिनी को देखते हुए बोली, मैं पानी पीकर आती हूँ। बोलकर वो सीधे किचन की तरफ चली गई। तारा जैसे ही किचन में पहुंची, उसकी नज़र सीधे फ्रिज की तरफ गई और वो जोर से चिल्लाई। उसके चिल्लाते ही शालिनी और दक्ष तुरंत किचन की तरफ चले गए। तारा एक बार फिर से रोने लगी थी और वो रोते हुए सीधे दक्ष से टकरा गई। तारा उसकी तरफ मुड़कर बोली, दक्ष वो मेरे घर तक पहुंच चुका है, वो पता नहीं मुझे क्या करना चाहता है, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। दक्ष उसे अपने सीने से लगाकर बोला, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कोई नहीं पहुंच पाएगा तुम तक जब तक मैं हूं। तारा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, वो कुछ देखना भी नहीं चाहती थी। वही शालिनी हैरानी से फ्रिज पर लगे हुए एक स्टिकी नोट को देख रही थी, जिस पर साफ लिखा हुआ था, नोबडी कैन सेव यू। शालिनी धीरे से बोली, मैं नीलेश को कॉल करके आती। बोलकर वो बाहर चली आई। इधर दक्ष ने एक बार फ्रिज पर लगे हुए नोट को देखा और वो मन में बोला, बात तो सच है डॉल, बचा तो तुम्हें कोई नहीं सकता मुझसे। तभी तारा उससे अलग होकर बोली, मैं फ़ोन नंबर चेंज कर लूंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो वो इंसान मेरा पीछा छोड़ देगा क्या? उसकी बात सुन दक्ष बोला, इंसान तुम्हारे पीछे अभी पड़ा है, तुम्हें इस कदर स्टॉक कर रहा, तुम्हारे घर तक पहुंच चुका है, वो तुम्हें कैसे छोड़ेगा? कुछ तो बात होगी ना तुम में कि वो तुम्हारे पीछे पड़ा है, वो पीछा नहीं छोड़ेगा। तारा धीरे से बोली, फिर मैं क्या करूं? मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे डर लग रहा है। दक्ष ने बिना कुछ बोले तारा को अपने बेहद करीब खींच लिया। वो उसके चेहरे को गौर से देख रहा था, जिस पर डर साफ नजर आ रहा था, लाचारी साफ नजर आ रही थी। उसे इन माहौल से निकलना था, वो ये सब नहीं चाहते थी अपनी जिंदगी में। दक्ष धीमी सी आवाज में बोला, लक्ष्मण होता है ना तुम्हारे साथ माय डॉल, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम डॉल हो और डॉल ऐसे रोते नहीं है, ओके? दक्ष ने तारा के आंसुओं को साफ किया। तभी तारा वापस उसके सीने से लगकर बोली, सेव मी प्लीज। दक्ष उसके सर पर अपने होंठ टिकाकर मन में बोला, बचाऊंगा मैं तुम्हें, अपने अंदाज में। सोचते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे।
इधर नीलेश और नक्श पुलिस स्टेशन में थे, उन्होंने सब कुछ बता दिया था। शालिनी का कॉल आया था और शालिनी ने नीलेश को बताया था कि आखिर घर पर क्या हुआ था। थोड़ी देर बाद नीलेश और नक्श घर वापस आ चुके थे। नक्श जल्दी से बोला, मम्मा दी कहाँ पर है? शालिनी गहरी सांस लेकर बोली, ऊपर सो रही है, मिस्टर मल्होत्रा अभी थोड़ी देर पहले वापस गए हैं। नीलेश कुछ पल रुककर बोले, नक्श तारा का फोन लेकर आओ। ये सुनते ही नक्श सीधे ऊपर चला गया। थोड़ी देर बाद वो तारा का फोन लेकर वापस नीचे आया और ठीक उसी वक्त उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। नक्श ने जल्दी से फोन चेक किया और मैसेज में लिखा था कि मुझे पता है कि ये तुम हो नक्श खन्ना। चलो एक बात बताता हूँ, तुम्हारी बहन को कोई नहीं बचा पाएगा। बोल दो अपने बाप नीलेश खन्ना को, मेरी नज़र हर वक्त है तुम सब पर। तुम्हारी बहन को जिस तरीके से मैंने देखा है उसे किसी ने देखा नहीं होगा। सोचो, उसकी एक तस्वीर उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। यू नो वॉट आई मीन। ये पढ़ते ही नक्श ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। नीलेश खड़े होकर बोले, क्या हुआ, फोन दिखाओ। बोलकर उन्होंने तुरंत नक्श के हाथ से फोन ले लिया और वो मैसेज पढ़ने के बाद वो बहुत शांत थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। नक्श नीलेश को देखकर बोला, पापा हम ऐसे नहीं रह सकते, हमें टाइट सिक्योरिटी की जरूरत है। साइबर कंप्लेंट भी करनी पड़ेगी, पुलिस वाले कुछ करेंगे या नहीं करेंगे आई डोंट नो, लेकिन नीलेश बीच में बोले, शांत नक्श शांत, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। नक्श गुस्से में बोला, आप क्या कर लेंगे पापा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, वी आर सिविल, हम कुछ नहीं कर सकते इन चीजों के खिलाफ, ये पूरा का पूरा साइबर केस है। नीलेश ने नक्श की बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो बिना कुछ बोले तुरंत वहां से चले गए। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। रात को तारा की आंख खुली, उसने चारों तरफ देखा, उसका फोन उसके पास ही रखा था। तारा अपने फोन की तरफ देखते हुए बोली, दक्ष। इतना बोलकर उसने अपना फोन उठाकर सीधे दक्ष को कॉल लगा दिया। कॉल पिक होते ही वो बोली, तुम मुझे छोड़कर चले गए। दूसरी तरफ से दक्ष बोला, डॉल मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया, मैं बस इसलिए चला आया कि तुम्हारे घर मर ज्यादा देर रह नहीं सकता था, मुझे मेरे घर की आदत है, रेड उसकी आदत है। तारा गहरी सांस लेकर बोली, ओके थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, यू नो वॉट, तुम बहुत अच्छे हो। दक्ष धीरे से बोला, मैं अच्छा हूँ। बोलते हुए उसकी आवाज में एक सवाल था जो कि तारा समझ नहीं पाई। तारा हल्का सा मुस्कुराकर बोली, हाँ, तुम्हें नहीं पता तुम मेरी कितनी बड़ी स्ट्रेंथ बन रहे हो। तुम्हें पता है अगर ऐसे ही रहे ना तो मैं तुम पर डिपेंड हो जाऊंगी, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर पाऊंगी। और फिर दक्ष बीच में बोला, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ डॉल, तुम मेरे बिना कुछ कर ना पाओ, अगर ऐसी सिचुएशन भी आई तो मैं तो हूँ तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ रहकर कुछ भी करना, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। ये सुनते ही तारा खुलकर मुस्कुरा दी। वो धीरे से बोली, ऐसे नहीं होता, मैं कल मिलूंगी तुमसे, ओके। दक्ष गहरी सांस लेकर बोला, क्या पता मुझसे पहले ही मिल जाओ, वेल ध्यान रखना अपना डॉल। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। तारा ने एक गहरी सांस ली और फिर वो सीधे फ्रेश होकर नीचे चली गई। उसे एक बार सबसे बात करनी थी। वो जैसे ही नीचे पहुंची, नीलेश उसे देखकर बोले, उठ गई तुम, अब कैसी हो? तारा धीरे से बोली, आई एम ओके पापा, क्या हुआ? आप लोग इतने सीरियस होकर क्यों बैठे हो? आई नो मुझे बताना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ सीरियस हो जाएगा। और शालिनी बीच में बोली, पहले तुम यहाँ पर आकर बैठो। तारा बिना कुछ बोले चुपचाप बैठने लगी। ठीक उसी वक्त नीलेश उसे देखकर बोले, तुम्हारी शादी का फैसला किया है मैंने। ये सुनते ही तारा एकदम से रुक गई। वो बैठी नहीं और सीधे खड़ी होकर हैरानी से नीलेश को देखने लगी। वो कुछ कह पाएगी तभी नीलेश खड़े होकर बोले, दक्ष के साथ। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। CH13 obsessed with you। बेंगलुरु, इंडिया। रात का वक्त। तारा इस वक्त अपनी बेडरूम की बालकनी में बैठी हुई थी। उसके दिमाग में नीलेश की बातें घूम रही थी। नीलेश ने उसे साफ साफ कहा था कि वो चाहते थे कि दक्ष के साथ उसकी शादी हो जाए। तारा खुद से बोली, अभी रणवीर गया नहीं मेरी जिंदगी से और फिर से शादी की बात। मैं शादी के लिए तैयार हूं या नहीं जानना भी जरूरी नहीं समझते। और वो बोल रही थी कि तभी अचानक उसका फोन बजा। तारा खुद से बोली, इस वक्त कौन कॉल कर रहा होगा, कहीं दक्ष तो नहीं। बोलकर वो तुरंत उठी और सीधे अंदर चली आई। उसने अपना फोन उठाकर देखा तो इस अननोन नंबर से आज उसे पहली बार कॉल आ रहा था। तारा के दिल की धड़कन पूरी तरह शोर करने लगी थी। वो खुद से बोली, ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है? कुछ सोचते हुए उसने कॉल पिक कर लिया।
उसके कॉल पिक करने पर भी दूसरी तरफ से शांति थी। तभी थोड़ी देर बाद वो शांति तोड़ते हुए एक बहुत भारी आवाज आई, कैसी चल रही है जिंदगी? शादी करने की तैयारी हो रही है। ये सुनते ही तारा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो जल्दी से बोली, प्लीज तुम जो भी हो, मेरा पीछा छोड़ दो प्लीज। तभी दूसरी तरफ से हंसने की आवाज आई। वो आवाज सुनते हुए तारा बेड पर बैठ गई और उसने कसकर बेडशीट को अपने मुट्ठी में भर लिया। उसके माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें आने लगी थी। वो अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को साफ महसूस कर सकती थी। तभी दूसरी तरफ की हंसी एकदम से रुकी और फिर से वही आवाज आई, बहुत डर लग रहा है ना? कोई बात नहीं, थोड़ा डरना जरूरी है, वैसे विदाउट क्लॉथ्स बात कुछ और ही है। ये सुनते ही तारा की आंखें हैरानी से फैल गई। उसके हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। वो जल्दी से बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे ऐसा नहीं देख सकते। तभी दूसरी तरफ से फिर से आवाज आई, बहुत बार देखा है, सुबह शाम हर वक्त तुम खुद को नहीं बचा पाते और जब तक तुम यहाँ पर हो ना, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तुम पर हर वक्त मेरी नजर है तारा खन्ना। तुम्हारी हर सांस पर मेरा हक है और तुम्हारी हर मुस्कुराहट पर मेरी नजर है, और मानो या ना मानो मेरी नजर बहुत कातिल है। इसी के साथ वो लाइन डेड हो चुकी थी। तारा अभी भी वैसे बैठी हुई थी, फोन उसके कान से लगा हुआ था। वो शून्य में सामने देख रही थी, उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। तारा धीरे से बोली, नहीं, मैं अपने घर में भी सेफ नहीं हूँ, वो मुझे हर पल देख रहा है। बोलकर उसने अपना फोन बेड पर रखा और तुरंत खड़ी हो गई। तारा चारों तरफ देखने लगी। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा था, लेकिन सब उसके दिमाग के ऊपर जा रहा था। वो एकदम से चिल्लाते हुए वहीं जमीन पर बैठ गई और उसने कसकर अपने बालों को पकड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगी। वही दक्ष मॉनिटर के सामने बैठा हुआ था, उसके हाथ में कॉफी मग था। वो आराम से अपनी कॉफी एंजॉय कर रहा था और सामने दो फोन रखे हुए थे। एक फोन जिससे अभी उसने तारा को कॉल किया था और आवाज बदल कर बात की थी, और दूसरा फोन उसका खुद का फोन। तारा की ऐसी हालत देखते हुए दक्ष के होठों पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई। वो कुछ पल रुक कर बोला, कितना अच्छा लग रहा है ना? किसी के लिए तड़प रही हो तुम, और कोई बात नहीं डॉल, तुम्हारी तड़प मिटाने के लिए दक्ष मल्होत्रा ही आएगा। बोलकर उसने अपना फोन उठाकर तारा को कॉल लगा दिया, फिर फोन स्पीकर पर रख दिया। इधर तारा जो रो रही थी, तभी उसका फोन बजा। उसने सहमी निगाहों से अपने फोन की तरफ देखा और कुछ सोचते हुए उसने अपना फोन उठा लिया। दक्ष का कॉल देखते ही उसने एक राहत के साथ कॉल पिक करके बोली, दक्ष, थैंक गॉड तुम हो। दक्ष बेहद प्यार से बोला, क्या हुआ डॉल, तुम फिर से रो रही हो? मैं तुम्हें शांत करा कर आया था। मैंने तुम्हारी फैमिली को बोला था कि तुम शांत रहोगी, फिर क्या हुआ? इस एवरीथिंग ओके? तारा जल्दी से बोली, दक्ष उसने मुझे कॉल किया था, तुम्हें पता है उसकी आवाज बहुत बुरी थी। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन है वो, कोई राक्षस है। आई डोंट नो, प्लीज बचा लो मुझे। दक्ष कुछ पल रुककर बोला, डॉल मैं तुम्हें बचा लूं, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं हो, तुम अपने घर पर हो, मैं अपने घर पर, तो मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगा? उसका सवाल सुन तारा के दिमाग में एकदम से नीलेश की बात घूम गई। नीलेश ने उसे फोर्स किया था, लेकिन उनका फैसला वही था और शायद वो दक्ष से बात करने वाले थे। ये ऐसा तारा को लग रहा था। तारा धीमी सी आवाज में बोली, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं तो विल यू सेव मी? दक्ष एविल स्माइल करते हुए बोला, बिल्कुल, तुम मेरे पास रहोगी तो तुम हमेशा सेफ रहोगी। दक्ष मल्होत्रा तुम्हें कुछ होने नहीं देगा डॉल, और ऐसा ही होगा, पर अगर तुम मेरे साथ रहो तो। तारा कुछ पल रुक कर बोली, आई वॉन्ट टू स्लीप, प्लीज कॉल मत कट करना। बोलकर वो सीधे बेड पर लेट गई और ब्लैंकेट के अंदर घुस गई। फोन अभी भी उसके कान से लगा हुआ था। दक्ष अपने सामने सिर्फ और सिर्फ बैग की तरफ देख रहा था, जिस पर तारा ब्लैंकेट के अंदर घुसी हुई थी। तारा कुछ पल रुक कर बोली, तुम हो ना कॉल पर, कहीं चले तो नहीं गए? दक्ष उसे देखते हुए बोला, कहाँ जाऊंगा डॉल, आंखें बंद करो तो भी मेरे ख्यालों में तुम रहती हो, तो कहाँ जाऊंगा मैं? उसके बाद सुन ऐसा लगा मानो तारा का पूरा ध्यान भटक चुका था। वो चुपचाप अपने फोन की तरफ देखने लगी। वो तुरंत अपना ब्लैंकेट हटाकर बोली, मतलब? वही उसका चेहरा देख दक्ष ने एक राहत की सांस ली और फिर वो तारा से बोला, कुछ नहीं, इग्नोर करो। तारा जल्दी से बोली, मैं इग्नोर नहीं करने वाली, तुम अपनी बात पूरी करो, क्या बोल रहे थे तुम? दक्ष कुछ पल रुककर बोला, कुछ भी नहीं डॉल, पूरी बात नहीं समझ पाओगी तुम, आंखें बंद करो और सो जाओ। ओके, मैं हूँ कॉल पर। तारा धीरे से बोली, ओके गुड नाइट। बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। फोन ऑलरेडी उसके कान के पास रखा हुआ था। तारा को खुद पता नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई।
इधर दक्ष अपना फोन टेबल पर रखकर बोला, आई एम कमिंग। बोलकर वो तुरंत उठा। उसने अपनी हुडी की कैप लगाए और अपना दूसरा फोन लेकर वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद दक्ष तारा के कमरे में पहुंचा। उसने अपने कदम तारा की तरफ बढ़ा दिए, जो कि आराम से बेड पर सो रही थी। वो उसके पास आकर रुका और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, मेरा सारा इंटरेस्ट अपने तरफ खींचकर तुम इतने आराम से सो रही हो ना। माय इनोसेंट डॉल, यू आर सो सेंसिटिव। बोलते हुए उसकी नजरें तारा की गर्दन की तरफ थी, जो उसकी आंखों के सामने थी, जिस पर लाल निशान अभी भी था, और ये निशान दक्ष की ही देन थी। दक्ष घुटनों के बल बेड के पास बैठा और गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। तभी तारा नींद में ही उसकी तरफ मुड़ी और उसने दक्ष के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। दक्ष धीमी सी आवाज में बोला, आई लव रेड, आई एम ऑब्सेस्ड विद रेड एंड ऑब्सेस्ड विद यू। तुम हो ही ऐसी कि कोई भी तुमसे ऑब्सेस्ड हो जाए। बोलते हुए उसने तारा की उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरविन कर ली। उसकी नजर अभी भी तारा के चेहरे पर थी। तारांकन अगली सुबह जब तारा की आंखें खुली, उसे अपनी गर्दन में एक तेज दर्द महसूस हुआ। वो खुद से बोली, इतना दर्द। बोलते हुए उसकी नजर अपने फोन की तरफ चली गई। दक्ष के साथ उसकी कॉल अभी भी चल रही थी और उस कॉल को ऑलमोस्ट 9 घंटे हो चुके थे। तारा हैरानी से बोली, दक्ष ने कॉल क्यों नहीं काटा। बोलकर उसने फोन अपने कान पर लगा लिया। तभी दूसरी तरफ से दक्ष बोला, क्योंकि दक्ष मल्होत्रा अपने डॉल के लिए जाग रहा था। ये सुनते ही तारा हल्का सा मुस्कुरा दी। वो कुछ पल रुक कर बोली, पर तुम कॉल कट कर सकते थे। मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम पूरी रात मेरे साथ कॉल पर रहो और तुम सोए थे ना। दक्ष कुछ पल रुक कर बोला, मैं कैसे सो जाऊंगा डॉल, जब तुमने मुझे जागने के लिए बोला था और मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र थी। बोलते हुए उसने बोरियत से सर हिला दिया। वो इस अच्छे बनने वाले ड्रामे से बोर होने लगा था। उसे जल्द से जल्द तारा को अपनी बीवी बनाना था। तारा बेड से उठकर बोली, अच्छा वो। तभी दक्ष बीच में बोला, वैसे डॉल, आज मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ। मिस्टर खन्ना ने मुझे बुलाया है। आई थिंक उन्हें कुछ बात करनी है। ये सुनते ही तारा को याद आया कि आखिर नीलेश ने दक्ष को बुलाया क्यों होगा। वो जल्दी से बोली, तुम आओगे। दक्ष मुस्कुरा कर बोला, अब मिस्टर खन्ना ने बुलाया तो आना पड़ेगा। अगर मना किया तो फ्यूचर में प्रॉब्लम हो जाएगी। उसकी बात का तारा कोई जवाब नहीं दे पाए। उसने बस कॉल कट कर दिया। तारा खुद से बोली, क्या होगा जब दक्ष को पता चलेगा कि पापा बात क्या करना चाहते हैं। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। वो इन सारी चीजों के लिए मानेगा भी या नहीं। उसे तो कुछ नहीं पता, उसकी तो कोई गलती नहीं है। यही सारी चीज सोचते हुए वो वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद तारा जैसे ही नीचे पहुंची, उसने देखा कि हाल में ऑलरेडी दक्ष बैठा हुआ था और उसके साथ नीलेश और नक्श भी थे। शालिनी शायद किचन में थी। तारा मन में बोली, पता नहीं क्या करेगा दक्ष। तभी दक्ष नीलेश को देखते हुए बोला, मुझे ये रिश्ता मंजूर है मिस्टर खन्ना, तारा के साथ शादी करूंगा मैं। ये सुनते ही तारा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो आंखें फाड़े दक्ष को देख रही थी। वही नीलेश हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, थैंक यू दक्ष, इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए। आई विश की तारा और दक्ष तारा को देखते हुए नीलेश से बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तारा आपकी बेटी है, ऐसी कि जो भी उसके साथ शादी करेगा वो दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान होगा, जैसे कि मैं। बोलकर वो मन में बोला, मेरी हर फैंटेसी, मेरे हर पागलपन का शिकार बनेगी तो मजा तो आएगा ना। और आई एम लकी, बहुत सही वक्त पर मिली तुम मुझे, बोर हो चुका था मैं। इधर नक्श चुपचाप दक्ष को देख रहा था, पता नहीं क्यों, पर उसे वो कुछ अच्छा सा नहीं लगता था। उसने बहुत मदद की थी उन लोगों की, स्पेशली तारा की, लेकिन नक्श को जो वाइब आई थी वो अच्छी वाइब नहीं थी, पर वो ये बात बता भी नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद सारी बातें करने के बाद दक्ष और तारा बाहर निकल चुके थे। तारा कॉलेज जाने वाली थी। बाहर आते ही वो दक्ष का हाथ पकड़कर बोली, शादी के लिए हाँ क्यों बोली तुमने? अगर तुम इस वजह से हाँ बोल रहे हो कि तुम मुझे सेफ कर लोगे तो कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद को हैंडल कर लूंगी तुम्हें मेरी वजह से। दक्ष बीच में बोला, रिलैक्स डॉल, मैं जो भी कर रहा हूँ उसके अपने रीजन है, तुम नहीं समझोगी। तारा कंफ्यूजन से बोली, तुम समझा दोगी तो समझ जाऊंगी, पहले मुझे बताओ क्या। दक्ष कुछ पल उसके चेहरे की तरफ देखता रहा और उसने अगले पल तारा को तुरंत अपने पास खींच लिया। तारा हैरानी से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। वो कुछ कह पाती कि दक्ष हल्का सा उसके चेहरे पर झुका और उसकी आंखों में देखकर बोला, अभी भी जवाब चाहिए तुम्हें? तारा धीरे से बोली, जवाब नहीं, मतलब ऐसे कौन सा जवाब होता है? दक्ष उसे अपने और बेहद करीब खींचकर बोला,
जो तुम्हें समझ में ना आए ऐसा जवाब। शादी के बाद तुम्हें फुर्सत से समझाऊंगा, ओके। तारा कुछ पल रुककर बोली, मुझे लेट हो रहा है। बोलकर वो तुरंत दक्ष से अलग हुई और भागते हुए अपनी स्कूटी की तरफ चली गई। दक्ष अपने हाथ की तरफ देख रहा था, जिस हाथ से उसने अभी तारों को पकड़ा था, और अभी तारा उसे जिस तरीके से भागी थी, उसे गुस्सा आ रहा था और बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। दक्ष धीरे से बोला, ब्लडी हेल डॉल, जितना तुम्हें सर पर चढ़ा रहा हूं उतना तुम। बोलते हुए उसकी नजरें तारा की तरफ चली गई, जो कि अब तक अपनी स्कूटी पर बैठ चुकी थी और उसे देख रही थी। तारा को अपनी तरफ देखता पाकर दक्ष ने तुरंत अपने एक्सप्रेशन बदल लिए थे। तभी तारा हल्का सा मुस्कुराए और तेज आवाज में बोली, आई एम रेडी, तुमसे शादी करने के लिए। बोलकर उसने तुरंत अपनी स्कूटी आगे बढ़ा दी। दक्ष मुस्कुरा कर बोला, आखिरी स्टेप पूरा हुआ, अब तो तुम्हें कोई भगवान, कोई शैतान, कोई इंसान कुछ नहीं बचा सकता। बोलते हुए उसकी नजरें तारा की स्कूटी पर थी, जो अब धीरे धीरे उसकी आंखों से ओझल होने लगी। आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। CH-14 तारा फेल फॉर दक्ष। बेंगलुरु, इंडिया। शाम का वक्त। तारा कॉलेज से बाहर निकलने वाली थी कि तभी पीछे से आवाज आई, हेलो तारा, सुनो एक मिनट। ये सुनते तारा एकदम से रुकी और उसने मुड़कर एक लड़के को देखा, जो अब तक उसके पास आ चुका था। वो कुछ पल रुककर बोली, एक्सक्यूज मी। वो लड़का जल्दी से बोला, सॉरी मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, किसी से हेल्प मांगने में डर लगा था, बट आज मैंने तुम्हें 2 लोगों की हेल्प करते हुए देखा, कैन यू प्लीज गिव मी नोट्स प्लीज। तारा मुस्कुराते हुए बोली, ओके नो प्रॉब्लम। बोलकर उसने अपने बैग से एक फाइल निकालकर उसे लड़के को दे दी। वो उसे देखते हुए बोली, इसमें नोट्स भी है और अभी मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी बना कर रखी है, तुम आराम से सब कुछ नोट कर लेना, क्योंकि मैं दोबारा नहीं दे पाऊंगी। वो लड़का जल्दी से बोला, कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है, वैसे मेरा नाम कुणाल है। तारा मुस्कुराकर बोली, तारा खन्ना। कुणाल उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, नाइस टू मीट यू एंड थैंक यू। तारा ने मुस्कुराते हुए कुणाल के साथ हैंडशेक किया और फिर वहां से निकल गई। तारा इस बात से अनजान थी कि जिस लड़के से वो अभी मिली थी, वो लड़का कल सुबह तक उसे मरा हुआ मिलने वाला था, या फिर खबर आने वाली थी और शायद उसके साथ भी कुछ हो जाए। इधर कुणाल नोट्स अपने बैग में रखे और वो सीधे अपने बाइक की तरफ चला गया। वो बाइक से अपने घर की तरफ जा रहा था, पर उसने इस बार पर ध्यान नहीं दिया कि एक गाड़ी उसे फॉलो कर रही थी। थोड़ी देर बाद कुणाल ने अपने घर के बाहर गाड़ी रोकी। वो अंदर आकर बोला, मॉम मैं ऊपर जा रहा हूँ, आप खाना ऊपर ही ले आना। कुणाल जैसे ही बेडरूम में पहुंचा, वो खुद से बोला, तारा खन्ना काफी क्यूट है। बोलकर वो सीधे वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वॉशरूम में पहुंचकर कुणाल ने गुनगुनाते हुए शावर ऑन कर दिया। तभी अचानक वहां की लाइट ऑफ हो गई। वो खुद से बोला, लाइट कैसे ऑफ हो गई, मॉम को बोलना पड़ेगा। बोलकर वो वॉशरूम के बाहर आया। बाहर आकर वो खुद से बोला, बाहर तो लाइट है, फिर अंदर लाइट कैसे नहीं है। कुणाल वापस अंदर गया। वो बाथटब के पास पहुंचा, तभी किसी ने उसे पीछे से सीधे बाथटब के अंदर धक्का दिया। कुणाल चिल्लाते हुए नीचे गिर गया। बाहर म्यूजिक सिस्टम पर बहुत तेज आवाज में गाना चल रहा था, इसलिए कुणाल की आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। कुणाल ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि दक्ष खड़ा था, जिसने एकदम से उसके गर्दन पकड़ी और वही उस बाथटब में उसके चेहरे को और जोर से प्रेशर देने लगा। कुणाल के मुंह और नाक के थरू पानी अंदर जा रहा था। उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन दक्ष उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। वो गहरी सांस लेकर बोला, चाहिए तो तेरा खून था, पर कोई बात नहीं, दक्ष मल्होत्रा तेरी तरफ से भी काम चला लेगा। थोड़ी देर बाद कुणाल का शरीर एकदम से शांत हो चुका था, उसकी सांसें रुक चुकी थी। दक्ष ने झटके से उसे छोड़ और फिर उसने अपनी पॉकेट से एक चाकू निकाला। वो कुछ पल रुक कर बोला, पर खून तो मुझे फिर भी चाहिए। बोलकर उसने कुणाल का हाथ पकड़ा और सीधे उसकी कलाई काट दी। उसकी कलाई से बहता हुआ खून उस पानी को लाल कर रहा था और उसकी डेड बॉडी उस पानी में तैर रही थी। दक्ष ने एक गहरी सांस ली। वो तुरंत बाहर आया। बाहर आकर उसने म्यूजिक सिस्टम बंद किया। वो गहरी सांस लेकर बोला, गलती की सजा तो हर किसी को मिलती है, तो तुम्हें भी मिलेगी डॉल। नहीं छूना चाहिए था, जरूरी नहीं है कि किसी से बात करने के लिए उसे छूना पड़े। दूर रहकर बात हो सकती है, बहुत अच्छे से हो सकती है, लेकिन नहीं, गलती इसकी तो जान ले ली, पर तुम्हें मार नहीं सकता, यही तो बात है, पर सजा तो फिर भी मिलेगी। इधर खन्ना हाउस में सभी लोग अपने अपने कमरे में थे।
कलम शादी थी और ऑलमोस्ट से सारी तैयारियां हो चुकी थी, छोटी मोटी तैयारी। नीलेश ये सब कुछ जल्द से जल्द चाहते थे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं था कि तारा का कोई स्टॉकर जो भी था वो कुछ और ना कर बैठे। आधी रात को करीब 2 बजे तारा की नींद खुली। वो उठते हुए बोली, पानी नहीं है क्या यहाँ पर? बोलकर उसने पानी का जार चेक किया, पानी नहीं था। वो तुरंत खड़ी हुई और फिर सीधे नीचे चली आई। वो अभी भी हल्की फुल्की नींद में थी। किचन में पहुंचकर तारा ने फ्रिज से पानी निकाला और पानी पीने के बाद वो तुरंत मुड़ गई। किचन के दरवाजे तक पहुंचने पर तारा एकदम से रुकी और उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई। इस वक्त सारी लाइट्स ऑफ थी। तारा धीरे से बोली, कोई है क्या? मम्मा आप हो? पर उसके सामने से कोई जवाब नहीं आए। तारा ने लाइट ऑन करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए कि तभी उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसका पैर जोर से खींचा और वो सीधे नीचे गिरी। अगले पल तारा जोर से चिल्ला दी। तभी एकदम से सारी लाइट्स ऑन हो गई। वहां पर नीलेश, नक्श और शालिनी, वो तीनों थे। शालिनी तुरंत तारा के पास आकर बोली, ये क्या हुआ? हाथ पर चोट कैसे लगा ली? ये सुनते तारा ने तुरंत अपनी हथेली की तरफ देखा। उसकी हथेली पर कांच चुभा हुआ था और लगातार खून बह रहा था। पूरी हथेली खून से लाल हो चुकी थी। तारा रोते हुए बोली, पता नहीं मम्मा, मैं पानी पीकर जा रही थी, ऐसा लगा कि। शालिनी बीच में बोली, यहाँ कांच कैसे आया? नक्श फर्स्ट एड बॉक्स लाकर दो। नक्श जल्दी से बोला, वो एक्चुअली मम्मा मुझसे ग्लास टूट गया था, लेकिन मैंने वो डस्टबिन में डाला था। नीलेश गुस्से में बोले, नक्श ध्यान रखना चाहिए ना, हो सकता है कि टुकड़ा रह गए हो। अब उसे लग गई ना, ऑलरेडी कल उसकी शादी है। तारा अभी भी रो रही थी। वही शालिनी ने उसके हाथ से कांच का टुकड़ा निकाल दिया था। वो उसके हाथ पर पट्टी कर रही थी। नक्श धीरे से बोला, पर मुझे याद है, मैं इतना। बोलते हुए वो रुक गया। वो चुपचाप तारा को देखने लगा, जिसका पूरा चेहरा रोने की वजह से लाल हो चुका था। तारा को दर्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था और यहाँ पर पूरा एक कांच का टुकड़ा उसकी हथेली में चुभ गया था। थोड़ी देर बाद शालिनी तारा को लेकर खड़ी हुई और नीलेश को देखकर बोली, नीलेश मैं इसे बेडरूम में लेकर जा रही हूँ और खुद इसके साथ सो जाऊंगी रात को। अगर दर्द से रोने लगी तो फिर हैंडल करना पड़ेगा। जानते हैं आप ये कैसी है? नीलेश कुछ पल रुक कर बोले, ध्यान रखना ओके। शालिनी इसे मेडिसिन दे देना, कल सुबह मैं डॉक्टर को भी बुला लूंगा। शालिनी तारा को सीधे ऊपर उसके कमरे में ले गई। वहीं नीलेश भी अपने कमरे में चले गए थे। नक्श अभी भी वहीं पर खड़ा था और वो चुपचाप वहां सामने कांच के गिरे हुए टुकड़े को देख रहा था। नक्श खुद से बोला, मुझे अच्छे से याद है, 2 साल का बच्चा नहीं हूं मैं जो इतनी बड़ी गलती कर दूंगा। आई नो दी को रात को प्यास लगती है, वो रात को आती है किचन में, मैं ऐसा नहीं करूंगा फिर। इतना बोलकर वो रुका। उसने सीधे जाकर के डस्टबिन चेक किया। जो ग्लास उससे टूटा था, उस ग्लास के सारे टुकड़े तो वहां पर थे और नक्श को याद था कि कैसे टुकड़े थे। करीब 4 टुकड़े हुए थे, चारों के चारों वहां पर थे। तो फिर 5वां कांच का टुकड़ा किधर से आया और वो भी ऐसे किचन में? नक्श खुद से बोला, क्या चल रहा है? ये कांच का टुकड़ा किचन में कहाँ से आया? दी गिर कैसे गई? आज तक तो कभी नहीं गिरी, जबकि वो डेली रात को आती है। कल सुबह दी से बात करूंगा। बोलकर वो भी वहां से चला गया। इधर तारा बेड पर बैठी हुई थी। वही शालिनी ने उसे मेडिसिन दे दी थी। दक्ष अभी बस इस वक्त उस कमरे में आया था जहां पर उसके मॉनिटर्स रखे हुए थे। वो चेयर पर बैठा और तारा को देखकर बोला, व्हाट आई कैन डू डॉल, पनिशमेंट तो मिलती है ना। और तुम्हारा खून बहता हुआ बड़ा प्यारा लगता है। देखो तुमने मेरी विश पूरी कर दी, इसलिए तो मैं कहता हूँ तुम मेरी सेटिस्फैक्शन का सबसे बड़ा जरिया हो। शालिनी तारा को देखते हुए बोली, दर्द हो रहा बच्चा? तारा उन्हें देखकर बोली, इट्स ओके मम्मा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा ना ये। शालिनी उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, ठीक हो जाएगा, लेट जाओ तुम। बोलकर शालिनी ने तारा को अच्छे से लेटाया और उसे ब्लैंकेट से ढक दिया। तारा ने अपना चोट वाला हाथ तकिया पर रखा और उसने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। उसने पेन किलर लिया था तो उसका असर भी ज्यादा था। दक्ष उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, थोड़ा सा दर्द और तुम्हारा चेहरा ऐसे लाल होता है जैसे तुम्हारा रोम रोम जानता है कि मुझे इस लाल रंग से कितना बड़ा पागलपन है। खैर अब तो दर्द की आदत डालनी पड़ेगी डॉल, अगर नहीं भी डाल पाओगी तो मैं हूं ना, सिखा दूंगा। बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। वही तारा उसके इरादों से अनजान गहरी नींद में जा चुकी थी। इस बात से अनजान की ये शादी उसकी जिंदगी में कितनी बड़ी तबाही लाने वाली थी। इस बात से अनजान की उसकी आगे आने वाली जिंदगी खून और दर्द से भरने वाली थी। अगला दिन तारा अपने कमरे में बैठी हुई चुपचाप अपने सामने रखी हुई ड्रेस को देख रही थी जो कि शालिनी उसे देकर गई थी।
तभी नक्श उसके कमरे में आकर बोला, सीरियसली अब आपकी जिंदगी में यही बचा है? कभी रणवीर तो कभी वह दक्ष मल्होत्रा। तारा उसे देखकर बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है? नक्श उसके सामने बैठकर बोला, दी पुलिस के पास जाना होता है जब कोई स्टॉक कर रहा होता है। शादी करने से सॉल्यूशन नहीं बनता और क्या भरोसा कि बस स्टॉकर रुक जाएगा। तारा उसे देखते हुए बोली, नक्श। दक्ष ने बोला है कि वो। नक्श बीच में बोला, क्या बोला उसने और आपको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? कोई कुछ भी बोलेगा आप मान लोगी क्या? शादी लाइफ टाइम कमिटमेंट होती है, आप उसके साथ लाइफ टाइम। तारा बीच में बोली, कमिटमेंट कर रही हूँ क्योंकि मैं करना चाहती हूँ। नक्श हैरानी से बोला, व्हाट? तारा खड़ी होकर बोली, आई थिंक आई फेल फॉर हिम, अच्छा लगता है वो मुझे। नक्श खड़ा होकर बोला, अच्छा लगने से क्या फर्क पड़ता है? ऐसे तो आपको हर दूसरा बंदा अच्छा लग जाता है। आप हो ऐसी कि आपको सब अच्छे लगते, लेकिन जरूरी नहीं कि सामने वाला अच्छा है। तारा उसका हाथ पकड़कर बोली, नक्शा उसने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, बिना किसी रीजन के। नक्श तेज आवाज में बोला, यही तो बात है दी की, बिना किसी रीजन के कोई कुछ क्यों करेगा? तारा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम चाहते हो ना कि मैं खुश रहूं? नक्श उसे देखते हुए बोला, ऑफ कोर्स दी, आई वॉन्ट कि आप खुश रहो, लेकिन खुशी का मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी शादी हो जाने दूं, वो भी ऐसे किसी के साथ, मुझे वो इंसान नहीं अच्छा लगता। तारा गहरी सांस लेकर बोली, इट्स बैड नक्श, तुमने किसी के साथ वक्त नहीं बताया तो तुम्हें कोई इंसान कहाँ से अच्छा लगेगा? नक्श कुछ पल रुककर बोला, ऐसे तो आप साइकोलॉजी स्टूडेंट हो, दिमाग पढ़ने आपको आना चाहिए, आपको समझ में नहीं आता कि सामने वाले के दिमाग में क्या है। तारा उसे देखकर बोली, नक्श स्टॉप इट, मैंने कहा ना फेल फॉर हिम, और मुझे उनके साथ शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू नो रणवीर के साथ मैं हिचकिचा रही थी, लेकिन दक्ष के साथ नहीं है ऐसा कुछ। नक्श कुछ पल तारा को देखता रहा और धीरे से बोला, जो करना है करो, आपकी मर्जी। बोलकर वह बाहर चला गया। तारा धीरे से बोली, आई जस्ट होप कि दक्ष के साथ इसके इक्वेशन सुधर जाए, वरना ये इंसान हमेशा ऐसे रिएक्ट करेगा। करीब 1 घंटे बाद तारा ओशियन ब्लू कलर के शादी के जोड़े में तैयार थी। वो खुद को मिरर में देखते हुए कुछ सोच रही थी, तभी उसका फोन बजा। उसने बिना देखे कॉल पर किया और फिर बोली, तारा खन्ना स्पीकिंग। दूसरी तरफ से दक्ष बोला, आई नो कि मेरी डॉल बोल रही है। तारा हैरानी से बोली, तुम? सॉरी मैंने नाम नहीं देखा। दक्ष सामने मॉनिटर पर उसे देखते हुए बोला, खूबसूरत लग रही हो, जस्ट लाइक अ डॉल। तारा धीरे से बोली, तुम्हें कैसे पता? दक्ष तिरछा मुस्कुराकर बोला, आई फील, महसूस हो गया मुझे। तारा हल्का सा मुस्कुराकर बोली, अच्छा तो फिर मिलते हैं मंदिर में, जहां हमारी शादी होगी, बाय। बोलकर उसने तुरंत कॉल कट कर दिया। इधर अभी भी फोन दक्ष के कान पर लगा हुआ था और वो तारा को देख रहा था। उसने थोड़ी देर पहले तारा और नक्श के बीच की बातें सुन ली थी। नक्श को तो वो बाद में देखेगा जो उसका करना होगा, लेकिन तारा की बात सुनकर उसे जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा था वो एक अलग ही चीज थी। पूरी तरीके से फंस चुकी थी वो उसके जाल में और अब उसे दक्ष खुद अपने जाल से निकलेगा। उसकी आंखों के सामने बिछाया हुआ भ्रम तोड़कर, पर वो तो शादी के बाद की चीज थी। That's it for today guys, मिलते हैं कल शादी में, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में भी। CH-15 What the hell doll, बेंगलुरु इंडिया। तारा अपनी फैमिली के साथ मंदिर पहुंच चुकी थी, जहां पर दक्ष और उसकी शादी होने वाली थी। वो पर और कोई मौजूद नहीं था। तारा शालिनी के साथ ही सीधे वो पर गई जहां पर शादी का मंडप लगा हुआ था। वो पहुंचते ही तारा की नज़र सीधे दक्ष की तरफ चली गई, जो कि मंडप के पास खड़ा था और अपने फोन पर कुछ कर रहा था। उसे देखते ही वो हल्का सा मुस्कुरा दी। तभी दक्ष की नज़र उसकी तरफ चली गई। वो धीरे से बोला, डॉल। नीलेश जी दक्ष को देखते हुए बोले, इन सब चीजों में मैंने ये जानने की कोशिश नहीं कि तुम्हारा परिवार। दक्ष बीच में बोला, चिंता मत करिए मिस्टर खन्ना, ऐसा कोई खास है नहीं मेरी फैमिली में, और जो भी है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि शादी मेरी है, जिंदगी मेरी है, तो फैसला भी मेरा। बोलते हुए उसकी नज़र बार बार तारा की तरफ जा रही थी, जिस चीज का उसे इंतजार था। वो दिन आज आया था। शादी मतलब एक ऐसी कैद जिसके बाद तारा कभी आज़ाद नहीं होने वाली थी, जब तक दक्ष न चाहे तब तक। थोड़ी देर बाद वो दोनों अपनी जगह पर बैठ चुके थे। नक्श काफी अनइंटरेस्टेड था क्योंकि वो इस शादी के लिए तैयार नहीं था। उसका दिल नहीं मान रहा था कि दक्ष उसकी बहन के लिए सही इंसान था। दक्ष हल्का सा तारा के कान पर झुककर बोला, सोचो डॉल, अभी भी वक्त है, पीछे हट सकती हो। तारा उसे देखकर बोली,
मैं नहीं हटूंगी, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलते हुए उसने अपनी नजरें झुका ली और वापस सामने देखने लगी। इधर दक्ष जिन नजरों से तारा को देख रहा था, वो नजरें तारा के लिए अनजान थी, वो नहीं समझ पा रही थी। धीरे धीरे शादी के रिस्में आगे बढ़ रही थी। कन्यादान के बाद दक्ष और तारा फेरों के लिए खड़े हो चुके थे। नक्श से ये सब नहीं देखा गया। वो तुरंत वो से दूसरी तरफ चला गया। एक तरफ आकर वो खुद से बोला, मुझे क्यों नहीं अच्छा लग रहा। ऐसा क्यों लग रहा है कि दी प्रॉब्लम की तरफ जा रही है। अगर कोई किसी को स्टॉक करता है तो किसी से शादी थोड़ी करवाते हैं, ये थोड़ी होता है। नक्श यही सब चीज सोच रहा था। उसने वापस से तारा की तरफ देखा। उसकी शादी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी थी। नक्श को समझ में नहीं आया था कि वो कैसे रोके, और अब तो रोक नहीं सकता था क्योंकि उन दोनों की शादी पूरी हो चुकी थी। इधर शादी पूरे होते ही नीलेश दक्ष को देखकर बोले, ख्याल रखना मेरी बेटी का प्लीज। पुलिस वाले जैसे करेंगे, कब करेंगे नहीं पता मुझे, पर प्लीज तुम संभाल लेना उसे। दक्ष कुछ पल रुक कर बोला, मिस्टर खन्ना में कुछ दक्ष अभी बोल पाता कि तभी उसका फोन बजा। दक्ष एक नज़र अपने फोन को देखा और फिर कॉल पिक करते हुए दूसरी तरफ चला गया। इधर तारा एक तरफ खड़ी दक्ष को देख रही थी। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, अभी थोड़ी देर पहले ही शालिनी ने उसे उसका फोन वापस दिया था। तारा ने जल्दी से अपना फोन चेक किया। उसे इस नंबर से मैसेज आया था। उस मैसेज में लिखा था कि शादी मुबारक हो, पर बच जाओगी। बिल्कुल नहीं। ये देखते ही तारा की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई पर उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी उसके फोन पर फिर से मैसेज आया, ओशियन ब्लू सूट्स यू, पर लाल की खूबसूरती अलग है। क्या हो तुम, तुम्हारे खून में रंगी हुई है लाल रंग, तुम्हारा लिबास और तुम उस लिबास के आगे मैसेज अधूरा था। तारा मन में बोली, कंट्रोल तारा, अभी अगर सबके सामने रिएक्ट किया तो मम्मा पापा फिर से परेशान हो जाएंगे, अभी बिल्कुल नहीं। तारा चारों तरफ देख रही थी। वो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उसके स्टॉकर क्या उसके आसपास था। उसके कपड़ों की डिटेल्स उसके पास थी, मतलब वो उसे देख रहा था। तभी दक्ष वापस आकर बोला, व्हाट हैपेंड डॉल, तुम ठीक हो। तारा उसे देखकर बोली, हाँ आई एम ओके। थोड़ी देर बाद तारा दक्ष के साथ निकल चुकी थी। नीलेश गहरी सांस लेकर बोले, कभी नहीं सोचा था कि अपनी बेटी की शादी इतनी जल्दीबाजी में करनी पड़ेगी, वो भी ऐसे। शालिनी उन्हें देखकर बोली, कोई ऑप्शन नहीं था ना, एक बार सब कुछ ठीक हो जाए फिर धूमधाम से शादी कर लेंगे। बोलते हुए उसने नक्श को देखा जो इस वक्त किसी की तरफ नहीं देख रहा था। शालिनी उसे देखते हुए बोली, तुम्हें क्या हुआ है। तारा यहाँ से गई, वो रो रही थी और तुमने उसकी तरफ देखा तक नहीं। नक्श उन्हें देखकर बोला, कुछ नहीं मम्मा, कंट्रोल खो देता मैं बस इसलिए। बोलकर वो तुरंत वहां से अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। इधर दक्ष ने सीधे अपने घर के बाहर गाड़ी रोकी। वो तारा को देखकर बोला, रिलैक्स डॉल, इतना ज्यादा नहीं रोना है। पूरे रास्ते रो रही हो तुम, ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है। तारा उसे देखकर बोली, एक स्टॉकर की वजह से मुझे मेरी फैमिली से दूर होना पड़ रहा है, आई डोंट लाइक इट। दक्ष गहरी सांस लेकर बोला, इसका मतलब मैं क्या समझूं कि तुम मेरे लिए मेरे साथ नहीं हो। तारा जल्दी से बोली, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था दक्ष, मैं बस ये बोल रही हूँ कि हर चीज का टाइम होता है और मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। पर इसके आगे वो अपनी बात पूरी कर पाती कि दक्ष ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप कर दिया। तारा चुपचाप अपनी आंसू भरी आंखों से उसकी आंखों में देख रही थी। दक्ष कुछ पल रुककर बोला, बस इतना समझ लो, डॉल की डेस्टिनी चाहते थे कि तुम आज मेरी हो जाओ और तुम मेरी हो गई। अब हम दोनों का कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी किस्मत ने हमें मिला दिया ना, साजिश होगी किसी की, आई मीन किस्मत की। दक्ष की बातें सुनने के बाद तारा कुछ बोल नहीं पाए। एक तो वैसे भी दक्ष उसके इतने करीब था, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। सीधा मतलब था कि दक्ष की करीबी भी उसके ऊपर असर डालती थी। दक्ष पीछे हटकर बोला, अब अंदर चलें। आज तुम तीसरी बार यहाँ पर आ रही हो और तुम इस बार मेरी वाइफ बनकर आ रही हो, काफी जल्दी प्रोग्रेस कर ली तुमने। तारा उसे देखकर बोली, तुमने कहा था ना किस्मत की साजिश। दक्ष अजीब लहजे में बोला, बिल्कुल साजिश। तारा गाड़ी से बाहर उतरी। दक्ष ने उसका हाथ पकड़ा और वो उसे लेकर सीधे अंदर चला आया। अंदर कोई नहीं था, वो पूरी जगह खाली थी, पूरा विला खाली था, ऊपर से वो रेत थैमल। तारा धीरे से बोली, दक्ष यहाँ पर कोई भी नहीं होगा क्या। मतलब मैं अकेले कैसे। दक्ष बीच में बोला, तुम अकेले कहाँ हो डॉल, तुम्हारे साथ मैं हूँ और अगर मैं होती तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है ना। बोलते हुए उसने तारा को हल्का सा अपने करीब खींच लिया। तारा धीमी सी आवाज में बोली, आई नीड टाइम।
उसकी बात का दक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। तारा उसे देखकर बोली, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, आई मीन एक्सेप्ट करने के लिए। आई होप कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब? दक्ष एकदम से मुस्कुरा कर बोला, नो प्रॉब्लम डॉल, जितना वक्त लेना है ले लो। ओके, तुम आज रात को मेरे कमरे में आओगी, मतलब अब तुम्हें मेरा बेडरूम देख लेना चाहिए। फिलहाल तुम उस गेस्ट रूम में जाओ जहां तुम पिछले 2 बार थी। मुझे कुछ काम है। उसकी बात सुन तारा बिना कुछ बोले सीधे ऊपर चली गई। उसके जाते दक्ष ने एक गहरी सांस ली और फिर अपना फोन उसने सोफे पर फेंका और वहां एक सिंगल सोफे पर बैठ गया। कुछ सोचते हुए दक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद वो धीरे से बोला, अब तुम्हारा क्या होगा तारा खन्ना उर्फ डॉल? दक्ष एकदम से अपनी आंखें खोलकर बोला, बहुत कर लिया अच्छा बनने का नाटक, अब आते हैं वहां पर जहां से मुझे अपनी फैंटेसी पूरी करनी है। बोलते हुए उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई। रात का वक्त, तारा पूरे दिन उस गेस्ट रूम में थी। जैसा कि दक्ष ने उसे कहा था कि वो उसे लेकर अपने बेडरूम में लेकर जाएगा, तो बस तारा उसी का इंतजार कर रही थी। रात के करीब 8 बजे दक्ष गेस्ट रूम में आया। वो तारा को देखकर बोला, डॉल। तारा खड़ी होकर बोली, तुम आ गए, मुझे लगा तुम भूल गए। दक्ष उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाकर बोला, नहीं तुम्हें नहीं भूलूंगा मैं, तुम्हें भूल गया तो फिर मेरा क्या होगा? तारा धीरे से बोली, मतलब? बोलते हुए वो कंफ्यूजन से उसे देख रही थी। दक्ष उसका हाथ पकड़कर बोला, कुछ नहीं, चलो मेरे साथ, मेरे कमरे में, आई मीन हमारे कमरे में। बोलकर वो उसे लेकर वहां से निकल गया। दक्ष सीधे सेकंड फ्लोर पर पहुंचा और वहां का आखिरी कमरा वो एकदम से रुका और तारा को देखकर बोला, डॉल मेरी पसंद थोड़ी क्रीपी है, तुम्हें डर तो नहीं लगेगा ना? तारा धीरे से बोली, मैं डरपोक नहीं हूँ, डोंट वरी, मैं नहीं डरूंगी। दक्ष मन में बोला, देखते हैं। बोलकर उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला और तारा को लेकर सीधे अंदर चला आया। अंदर आते तारा चारों तरफ देखने लगी। वो कमरा किसी कमरे जैसी फील दे नहीं रहा था, बहुत अलग था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लाल रंग नजर आ रहा था। काफी बड़ा कमरा था और उस कमरे का माहौल काफी अलग ही था। तारा को एक क्रीपी वाइब आ रही थी, पर वो दक्ष को ये बात बता नहीं सकती थी। तारा बेड के पास पहुंची, वो अभी भी चारों तरफ देख रही थी। तभी दक्ष उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, लिसन डॉल, यहाँ पर। वो अभी बोल ही रहा था कि तभी तारा एकदम से बेड पर गिरी और इसी के साथ दक्ष उसके ऊपर गिर गया। तारा जल्दी से बोली, सॉरी, पता नहीं कैसे, मैं सच में मुझे नहीं पता चला मैं। दक्ष बीच में बोला, मैंने कुछ बोला? तारा गहरी सांस लेकर बोली, नहीं। दक्ष की नजरें उसकी आंखों से होते हुए उसके पूरे चेहरे पर घूम रही थी। इस वक्त तारा के होंठ हल्के खुले हुए थे और वो लंबी सांस लेते हुए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, वरना दक्ष की करीबी से उसकी हालत सच में खराब हो रही थी। दक्ष वापस उसकी आंखों की तरफ देखकर बोला, संभाल कर लग जाएगी। तारा धीरे से बोली, ओके। दक्ष उसके ऊपर से हटने लगा और ठीक उसी वक्त उसने तारा के उस हाथ को कसकर पकड़ा जिस हाथ पर ऑलरेडी बैंडेज लगा हुआ था। तारा जोर से चिल्लाए और वो अपने हाथ की तरफ देखने लगी। उसके हाथ से ब्लीडिंग वापस शुरू हो चुकी थी, उसकी पट्टी पूरी खून से भीग चुकी थी। दक्ष चिल्लाकर बोला, व्हाट द हेल डॉल, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? तारा रोते हुए बोली, कल रात को लग गई थी, फिर से लग गई। दक्ष ने तुरंत उसके हाथ की पट्टी खोली और वो उसकी हथेली की तरफ देखने लगा जो पूरी तरीके से खून से सना हुआ था। उसकी चोट साफ नजर आ रही थी। दक्ष ने फर्स्ट एड बॉक्स उठाया और वो वापस से उसके हाथ पर पट्टी करने लगा। तारा ने दर्द के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी। दक्ष उसके चेहरे की तरफ देखकर मन में बोला, इसी दर्द के लिए तो मैंने तुम्हें अपना बनाया है, हर रोज तुम्हें दर्द दूंगा और तुम्हें दर्द की आदत पड़ेगी। दक्ष मल्होत्रा तुम्हें दर्द का आदत लगवा कर रहेगा। और दूसरी बात, तुमने सोच भी कैसे लिया डॉल की मेरी जिंदगी में, मेरे घर में मेरी बीवी बनकर आने के बाद तुम्हारे शरीर पर किसी और की कोई भी निशानी बचेगी, फिर चाहे वो तुम्हारी सो कॉल्ड माँ ही क्यों ना हो। इधर तारा के दर्द के मारे हालत खराब हो रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और अब तक दक्ष ने उसके हाथ पर पट्टी बांध दी थी। वो तारा के चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, खाना खाकर सो जाओ तुम, ओके? तारा धीरे से बोली, पर मैं कहाँ? दक्ष उसके सर से अपना सर जोड़कर बोला, पूरा कमरा है डॉल और पूरा बेड है, तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए टाइम दिया, लेकिन यू कैन शेयर बेड, ओके? इतना तो करना पड़ेगा। उसकी बात का तारा के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए बस उसने अपनी नज़र झुका ली। थोड़ी देर बाद दक्ष खाना लेकर आया। उसने खुद तारा को अपने हाथ से खाना खिलाया और उसे बेड पर लिटा दिया। तारा की नज़र बार बार अपने हाथ की तरफ जा रही थी।
उसे बहुत दर्द हो रहा था। दक्ष कुछ पल रुककर बोला, डॉल पेन किलर नहीं है, ये दर्द झेलना पड़ेगा तुम्हें, एटलीस्ट अभी झेलना पड़ेगा, कल मैं पेन करे ले आऊंगा, ओके। तारा कुछ पल रुककर बोली, ओके नो प्रॉब्लम, ज्यादा नहीं है। अपनी बात बोलकर तारा ने करवट बदल ली और वो पूरी तरीके से ब्लैंकेट के अंदर चली आई। दक्ष अभी भी वैसे ही बैठा हुआ था और वो तारा की तरफ देख रहा था जो कि ब्लैंकेट के अंदर थी। वो बेहद धीमी सी आवाज में बोला, पेन किलर माय फुट। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।